So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with unit number 4 of engineering chemistry that is fuels. तो yes ये इसका पार्ट 2 होगा. पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है. आई होप आपने वो देख के अपना पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया होगा. तो फ्यूल्स रिलेटेड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ऑल्सो न्यूमेरिकल्स भी हैं. सो आई होप कि आप ये यूनिट बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं डालेंगे. आई नो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम देयर विथ यू एंड आई विल कवर एवरीथिंग. चाहे वो 2 वीडियो में हो या 3 वीडियो में हो, लेकिन आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैं दूंगी. आई होप कि आपने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया होगा एंड अगर अभी भी आपने अगर कल वीडियो देखी हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जाके रिवाइज कर लेना, ताकि वो रिवाइज हो जाएगा तो आगे का और ईजी जाएगा आपको. ठीक है, तो आई होप आपने मेंबरशिप भी ले ली होगी. 1 मंथ की मेंबरशिप तो हर कोई परचेज कर सकता है, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं फॉर योर वेलबींग, क्योंकि एंड सेम है आपका इस मंथ के अंदर एंड आपको सारे पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत होगी. आई नो, सो वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने सारे नोट्स फ्री में ही दिए थे, लेकिन दिस टाइम आई एम डूइंग लाइक दैट कि मतलब हर किसी को वो एक्सेस मतलब हो रहे थे एंड पीपल वेर मेकिंग मिस यूज़ ऑफ दैट. सो फॉर दैट पर्पज़ ओनली तो आप परचेज कर सकते हो एंड आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ तो लोगे आप, मुझसे समझ भी लोगे आई नो, लेकिन हाँ रिवाइज करना इज़ इंपॉर्टेंट एंड एंड टाइम पे तो आपको रिवाइज ही करना पड़ता है. सो फॉर दैट पर्पज़ अब देखो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का भी 3rd यूनिट कंप्लीटली 1 शॉट के अंदर है अवेलेबल. सो उतना तो आई होप कि आपने वो कर लिया होगा, देन ही आप यूनिट 4 पर आए होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड आई विल टेल यू कि वापस से हम रिवाइज करेंगे उतना पार्ट, बस ऊपर ऊपर देखेंगे, पूरा मैं नहीं पढ़ाऊंगी. अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले फ्यूल का डेफिनेशन पढ़ा था, करेक्ट. तो फ्यूल का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी कॉल्ड एज फ्यूल. ठीक है, तो मेरे पास इसकी पीपीटी भी थी एज जैसे आपने देखा था पार्ट 1 के अंदर, लेकिन सबके ज़्यादातर कमेंट ऐसे आए कि आपके हैंड रिटन नोट से ही ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है. सो मैंने वो आज पीपीटी मतलब पोस्टपोन कर दिया, आज मैं इसी में पढ़ाऊंगी हैंड रिटन नोट्स के अंदर ही, ताकि जल्दी जल्दी आपका जो है रिवाइज हो जाए एंड यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेंबरशिप के अंदर. तो चलिए आई होप कि फ्यूल का डेफिनेशन सबको क्लियर है. कंबशन क्या होता है वो भी शॉर्ट में लिखा है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू की जीसीवी और एनसीवी है ना, मतलब टाइप्स हैं उनके भी डेफिनेशंस है एंड मैंने आपको ट्रिक दी है कि आपको कैसे सारे तीनों के तीनों डेफिनेशंस लर्न करने हैं. ठीक है, चलो जीसीवी और एनसीवी का डेफिनेशन हो गया. रिलेशन बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है, चलो उसके बाद है यूनिट्स ऑफ सीवी. ठीक है, यूनिट्स ऑफ सीवी में आप क्या है, आपको सीजीएस है, एमकेएस है, ऐसा है, ब्रिटिश भी है, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको बिल्कुल उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे एंड ये सारे कन्वर्जन्स लैटेंट हीट जैसे कि आपको याद रखनी है. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन किए बहुत क्लियर लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने अपनी पीडीएफ या फिर नोट्स में आप कह सकते हो यूज़ नहीं किए हैं. ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही मैंने रखा है हर चीज़. यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने आपसे करवाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको पीपीटी में मिल जाएंगी. अगर आप वो वीडियो देखोगे तो बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फ्यूल्स की हैं, तो वो भी उधर हैं. देन हाँ, जीसीवी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड बॉयज कैलोरीमीटर. तो दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आई होप आपको पता है. प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, देन ये डायग्राम, रिएक्शंस, कैलकुलेशंस एंड करेक्शंस भी हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर एंड द न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो वो भी मैंने आपसे करवा लिया है. देन एक और एग्जाम्पल टाइप में मैंने न्यूमेरिकल लिया था. बॉयज कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर लास्ट ईयर एमसीक्यू आया हुआ है, मैंने मेंशन भी किया है. तो द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई हैव मेंशन्ड. तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपको हर चीज अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, रिवाइज करना है. ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, रिमेंबर. चलो उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम आपको पीपीटी के अंदर मिल जाएगा, इसका वर्किंग है इधर, कैलकुलेशंस वगैरह एंड फाइनल जो आपके फॉर्मूला बनते हैं जीसीबी और एनसीबी के वो हैं. देन न्यूमेरिकल भी है. ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल है एंड ऑल. चलो यहाँ तक हमारा हो गया था पार्ट 1 के अंदर. ठीक है, तो आई होप कि आपका ये सब रिविजन हो गया है एंड आपने अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लिया होगा इतना पार्ट, आई होप. ठीक है, इतना मैं पकड़ के चल रही हूँ. अब आपको जो है आगे का पार्ट है, तो बिलीव मी बहुत सिंपल है, थोड़े से मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो आपका सब याद हो जाएगा, डोंट वरी. तो यहाँ पर है आपका एनालिसिस. ठीक है, तो एनालिसिस सॉलिड फ्यूल का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के एनालिसिस हैं, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस. ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के क्या मतलब अंदर क्या आने वाला है, देखो, इट इज़ द एनालिसिस और स्टडी ऑफ कोल
तो हम कोल के सैंपल को स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? कोल के सैंपल को हम स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम परसेंट ऑफ मॉइस्चर, परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर, परसेंट ऑफ ऐश एंड परसेंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर आप कौन सी 4 चीजों को मेजर या कैलकुलेट करने वाले हो? तो परसेंट मॉइस्चर, परसेंट वोलेटाइल मैटर, परसेंट ऐश एंड परसेंट फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, तो उस कोल सैंपल, उस पर्टिकुलर कोल सैंपल के अंदर ये चारों चीजों का मेजरमेंट आपको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के थ्रू मिल जाएगा। अब आगे क्या है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है? तो आपको हर परसेंट ऑफ मॉइस्चर जैसे है तो आपको वो लिखना है कि आप वो कैसे मेथड है, क्या प्रोसेस है, आपको परसेंट ऑफ मॉइस्चर फाइंड आउट करने का एट द एंड एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबके लिए फॉर्मूला है। आप जब मेथड अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको फॉर्मूला बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, देन सिग्निफिकेंस है, बस इतना ही है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर आपको परसेंट ऑफ मॉइस्चर, देन वोलेटाइल मैटर, ऐश एंड फिक्स्ड कार्बन, ये 4 चीजें ही मेजर करनी है। ठीक है, अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, और चीजें हैं लाइक कार्बन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब ये कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट है वो आप अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर कैलकुलेट करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यही करना है। तो सबसे पहला है आपका परसेंट ऑफ मॉइस्चर। तो परसेंट ऑफ मॉइस्चर के अंदर आप देख सकते हो कि मेथड क्या है। ठीक है, सो आई विल रीड द मेथड एंड आपको अच्छे से जो है वो दिमाग में हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फोकस करो। फर्स्ट क्या है स्टेप, टेक अ नोन वेट ऑफ कोल सैंपल इन क्रूसिबल। ठीक है, आई होप आपको पता होगा क्रूसिबल क्या होता है। आपने केमिस्ट्री का अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो आपको पता होगा क्रूसिबल क्या होता है। उसके अंदर आपको क्या ले लेना है, कोल सैंपल ले लेना है जिसका वेट आपको पता हो। ठीक है, नोन वेट ऑफ कोल सैंपल इन क्रूसिबल। सेकेंड स्टेप, कीप इट इन इलेक्ट्रिक ओवन फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर हीटिंग। ठीक है, यानी कि वो जो कोल सैंपल आपने लिया है, नॉन वेट ऑफ कोल सैंपल जो आपने क्रूसिबल के अंदर लिया है, वो आपको कहाँ रखना है, इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर रखना है फॉर कंप्लीट 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपको न्यूमेरिकल के अंदर जब इसके ऊपर क्वेश्चन होगा ना तो आपको क्या बोला जाएगा कि कोल सैंपल है, ठीक है, वो रखा गया है मतलब फॉर हीटिंग एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स दिए जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको परसेंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो कैलकुलेट करना है। ऐसे आपको बिल्कुल मेंशन नहीं होगा कि आपको परसेंट ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो बस ये चीज, अगर आपको मेथड क्लियर है तो आपको रिएक्शन यानी कि फॉर्मूला भी क्लियर होगा, एंड अगर फॉर्मूला क्लियर है तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए आई रिपीट द प्रोसेस। फर्स्ट आपको क्या करना है, टेक अ नोन वेट ऑफ कोल सैंपल इन क्रूसिबल, देन कीप इट इन इलेक्ट्रिक ओवन फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर हीटिंग। थर्ड स्टेप क्या है, देन कूल इट इन डेसिकेटर फॉर 5 मिनट्स। अब डेसिकेटर क्या है, बस ऐसा समझ लो कि कूल करने का एक यूटेंसिल है। ठीक है, तो हमें उसको, अब जो कोल सैंपल को हमने 1 आवर तक 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया है, अब उसको हमें कूल करना है फॉर जस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, फॉर जस्ट 5 मिनट्स यू हैव टू कूल इट इन डेसिकेटर। अब ये जो डेसिकेटर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बस फोकस करो। फोर्थ आपका लास्ट क्या है, एट लास्ट द फाइनल वेट ऑफ कोल इज टेकन। समझ में आ गया? तो बस क्या है, सिंपल करना है हमें। हमने क्या लिया, कोल का नोन वेट ऑफ कोल लिया, कोल का सैंपल, एंड उसको क्या किया, हीट किया, देन उसको कूल किया एंड उसका फाइनल वेट ले लिया। समझ में आ गया? मॉइस्चर, आप मतलब प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो मॉइस्चर हमें मेजर करना है या कैलकुलेट करना है। तो मॉइस्चर क्या है, परसेंट ऑफ वाटर वेपर, करेक्ट। तो वाटर वेपर मतलब जब हम हीट कर रहे हैं पर्टिकुलर सैंपल को तो उसमें से जो भी वाटर वेपर होगा वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, एंड आफ्टर कूलिंग जब हम उसका वेट करेंगे तो हमें मतलब अगर हम फाइनल से एंड इनिशियल वेट से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना मॉइस्चर था, है ना। प्रैक्टिकली भी आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए अगेन आई रिपीट द परसेंट ऑफ मॉइस्चर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेक अ नोन वेट ऑफ कोल सैंपल इन क्रूसिबल, देन कीप इट इन ओवन, ठीक है, फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर हीटिंग, then cool it in desiccator for 5 minutes and at last take the final weight of coal। ठीक है, अब देखो आपको अब फॉर्मूला फ्रेम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनिशियल वेट ऑफ कोल, इनिशियल वेट ऑफ कोल आपको हमेशा लेना है m ग्राम्स। ठीक है, स्मॉल m ग्राम्स, देन फाइनल वेट ऑफ कोल आपका होगा m1 ग्राम्स। क्लियर? देन लॉस ऑफ वेट क्या होने वाला है, लॉस ऑफ वेट जो भी होगा यानी कि चेंज इनिशियल और फाइनल में से कितना चेंज हो गया, दैट विल बी योर m माइनस m1। हमेशा जो इनिशियल वेट ऑफ कोल होगा वो ज्यादा होगा और
फाइनल वाला कम होगा, करेक्ट, तो m माइनस m1 करना होगा आपको, ठीक है। अब परसेंट ऑफ मॉइस्चर के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉस इन वेट ऑफ कोल अपॉन वेट ऑफ कोल इनटू 100, यानी कि बेसिकली हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो आपका लॉस इन वेट ऑफ कोल क्या निकाला हमने, m माइनस m1 अपॉन वेट ऑफ कोल क्या है m, ठीक है, इनटू 100। दिस इज योर फ्रेम्ड फॉर्मूला फॉर परसेंट मॉइस्चर। कोई इसमें प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं ना, समझ में आ गया परसेंट ऑफ मॉइस्चर। एंड अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के बहुत सिंपल जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ 3 ही बचे हैं, किसमें, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में। तो ऐसा ही सबका प्रोसीजर है, हमें हीट अप करना है, कूल करना है, वेट लेना है, लाइक दैट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी जब आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे, तब आपको ऐसे ही फ्रेम करना है, ऐसे ही 4 स्टेप लिखने हैं मेथड के। देन इनिशियल वेट ऑफ कोल m ग्राम्स, फाइनल वेट ऑफ कोल m1 ग्राम्स, लॉस ऑफ वेट एंड लाइक दिस, ठीक है। तो फाइनली आपको ऐसे फ्रेम करना है फॉर्मूला, ठीक है, बट न्यूमेरिकल में आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, नो ऑप्शन। चलो अब स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने लास्ट में भी मतलब एक बार लिख के रखा है, लेकिन आप यहाँ पर भी समझ सकते हो। स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉइस्चर का क्या है, मॉइस्चर हमें बताना है कि कितना ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ, क्या मतलब करेक्ट होगा हमारे कोल के लिए, राइट। तो हमें क्या रखना है, इफ मॉइस्चर इज मोर कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट आपको समझना है। तो अमाउंट ऑफ हीट हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए, बताओ। अमाउंट ऑफ हीट हमेशा, हम क्योंकि फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कोल को हमें बर्न करके ही मतलब जो भी हीट एनर्जी वो मिलने वाली है, तो हमेशा हमें कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज रखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर मॉइस्चर हमेशा हमें कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकेशन में क्या बताना है हमें, इफ मॉइस्चर इज मोर कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीजेस, इसके वजह से मॉइस्चर मस्ट बी लेस इन कोल, ठीक है। बस हमें इतना ही बताना है स्पेसिफिकेशन के अंदर, समझ में आ गया फर्स्ट। चलो अब जो है थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा दिया परसेंट ऑफ मॉइस्चर के लिए ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब वोलेटाइल मैटर देखते हैं। तो क्या है मेथड, फर्स्ट टेक अ रेसिडुअल कोल दैट इज मॉइस्चर फ्री कोल इन क्रूसिबल। रेसिडुअल का मतलब क्या है, अब फर्स्ट स्टेप, अब देखो हम जब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करेंगे तो हम स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले परसेंट ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करेंगे, देन वॉलेटाइल मैटर कैलकुलेट करेंगे, देन ऐश, देन फिक्स्ड कार्बन, ठीक है। ऐसे ही स्टेप वाइज हमें जाना है। तो अब जब हम वॉलेटाइल मैटर पे आए हैं, इसका मतलब हमने परसेंट ऑफ मॉइस्चर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें वो वाला कोल सैंपल लेना है जो हमें फाइनली मिला है परसेंट ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करने के बाद, समझ में आ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल, मैंने आगे लिखा भी है मॉइस्चर फ्री कोल, ठीक है। तो टेक अ रेसिडुअल कोल दैट इज मॉइस्चर फ्री कोल इन क्रूसिबल, अगेन आपको क्रूसिबल में लेना है। टेक इट इन मफल फर्नेस, अब मफल फर्नेस है, अब देखो यहाँ पर ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिक ओवन और डेसिकेटर था, यहाँ पर देखो मफल फर्नेस, उसके बाद अगेन डेसिकेटर आएगा फॉर कूलिंग पर्पस, ठीक है। यहाँ पर मफल फर्नेस क्यों यूज करी है, क्योंकि वी हैव टू हीट दैट पर्टिकुलर रेसिडुअल कोल एट 925 to 950 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर 925 to 950 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया मॉइस्चर में क्या इंपॉर्टेंट था, फॉर 1 आवर हीट करना है हमें एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो सिर्फ उतनी लाइन आपको मेंशन्ड होगी न्यूमेरिकल में। एंड फॉर वॉलेटाइल मैटर ऑल्सो सिर्फ 925 से 950 डिग्री सेल्सियस में कोई ना कोई आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड फॉर 7 मिनट्स अगर दे दिया तो आपको बस क्लियर आउट हो जाना चाहिए कि आपको वॉलेटाइल मैटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन चलो वापस रिवाइज करते हैं। मेथड फर्स्ट क्या है, टेक अ रेसिडुअल कोल, जो हमें मॉइस्चर कैलकुलेट करने के बाद मिला है वो कोल हमें लेना है क्रूसिबल के अंदर, मफल फर्नेस के अंदर लेकर उसको हीट अप करना है एट 925 to 950 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स। देन आपको उसको कूल करना है इन डेसिकेटर एंड फाइनल वेट ले लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला फ्रेम करना है। तो क्या करेंगे हम, रेसिडुअल कोल वेट यानी कि m1 ग्राम्स आपको लेना है। अब यहाँ पर हमें जो फाइनल मिला था, फाइनल वेट ऑफ कोल, वो क्या था, m1 ग्राम था ना, तो अब यहाँ पर हमें m1 ग्राम लेना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो रेसिडुअल कोल वेट कितना है, m1 ग्राम। फाइनल वेट ऑफ कोल, अब जो हमें फाइनल वेट ऑफ कोल मिलेगा आफ्टर कूलिंग इट, तो वो मिलेगा m2 ग्राम्स, ठीक है। लॉस इन वेट क्या होगा, ऑफकोर्स m1 माइनस m2 ग्राम्स हो जाएगा। अब परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर के लिए सेम फॉर्मूला आपको सेम फ्रेम करना है, क्या, लॉस इन वेट ऑफ कोल अपॉन वेट ऑफ कोल इनटू 100, ठीक है। तो लॉस इन वेट क्या होगा, यहाँ पर इन दिस केस m1 माइनस m2 अपॉन, यहाँ पर वेट ऑफ कोल आपको m1 नहीं लेना है,
यहाँ पर वेट ऑफ कोल लेना है, ठीक है, रेसिडुअल वेट ऑफ कोल नहीं बोला है, वेट ऑफ कोल लेना है, यानी कि जो इनिशियल वेट ऑफ कोल था परसेंट ऑफ मॉइस्चर में, जब हमने इनिशियली कोल को लिया था सैंपल को, वो वाला वेट आपको यहाँ लेना है। समझ में आ गया? सो दिस इज द ट्रिक, यानी कि यही चीज लोग भूल जाते हैं एंड न्यूमेरिकल भी गलत होता है, फॉर्मूला भी गलत होता है, तो कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है, m1 माइनस m2 अपॉन यहाँ पर m जो आएगा वो दैट विल बी द वेट ऑफ कोल, इनिशियल वेट ऑफ कोल, नॉट रेसिडुअल वन, ठीक है, इंटू 100 करना है फॉर परसेंट। चलो अब देखो एक और केस आ जाता है वोलाटाइल मैटर के केस में। क्यों? देखो अभी हमने क्या किया, मॉइस्चर को इंक्लूड नहीं किया है ना। अब हम अगर सपोज कि हमने मॉइस्चर वाला स्टेप नहीं करा है, ठीक है, एंड डायरेक्टली कोल सैंपल को वोलाटाइल मैटर के लिए कैलकुलेट करने के लिए ले लिया है, तो वो जो मॉइस्चर होगा वो भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट बनता है। अब मैंने जो मेथड है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया है, आई मीन कि रिएक्शन फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको समझ में आया, एंड आपको लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, तो ऐसे मत लिखना। चलो मैं आपको बताती हूँ स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक फ्रेश कोल सैंपल, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है, इन वोलेटाइल मैटर ओनली, ठीक है। पहले हमने रेसिडुअल सैंपल लिया था कोल का, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली फ्रेश कोल सैंपल ले रहे हैं, उसको हमें हीट करना है वोलेटाइल मैटर के लिए, सेम टेम्परेचर है एंड सेम टाइम के लिए हमें रखना होगा, दैट इज 925 टू 950 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स। कहाँ रखना है, मफल फर्नेस में रखना है, देन कूल करेंगे हम इन डेसिकेटर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें उसका फाइनल वेट ले लेना है। कोई डिफरेंस दिखा आपको वोलेटाइल मैटर के ऊपर वाले स्टेप में और ये वाले स्टेप में? नहीं, ठीक है। तो वोलेटाइल मैटर का जो मेथड है वो आपको सेम ही दिखेगा, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर आपको इनिशियल वेट ऑफ कोल W लेना होगा, ठीक है, इनिशियल वेट ऑफ कोल आपको W लेना है एंड फाइनल वेट ऑफ कोल आपको W1 लेना है, ठीक है। यहाँ से चेंज स्टार्ट होगा, मेथड प्रोसेस वगैरह सेम है, फॉर्मूला आपका चेंज होगा। तो इनिशियल वेट ऑफ कोल विल बी W, फाइनल वेट ऑफ कोल विल बी W1 ग्राम्स, ठीक है। लॉस इन वेट ऑफ कोर्स W माइनस W1, ओके। परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर क्या होने वाला है, लॉस इन वेट बाय M एंड VM, यानी कि मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100 माइनस परसेंट ऑफ मॉइस्चर करना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। देखो ऊपर आपको वही लिखना है, W माइनस W1 अपॉन W इंटू 100, यानी कि इतना पार्ट आपका सेम, मतलब क्या हो गया, जैसे हमने इनिशियल वेट लिया है ना, जैसे हम मॉइस्चर में किए थे, सेम वैसा करना है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल आपका आंसर आएगा उसमें से आपको माइनस करना है परसेंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्टली फ्रेश कोल सैंपल दिया है एंड आपको डायरेक्टली वोलेटाइल मैटर कैलकुलेट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि परसेंट मॉइस्चर माइनस करना पड़ेगा। एंड अगर मॉइस्चर के बाद वोलेटाइल मैटर पूछा है तो आपको जो फर्स्ट वाला है वो केस करना मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप वोलेटाइल मैटर का आपको समझ में आ गया होगा, दोनों भी केसेस, बस वो 2 केस वोलेटाइल मैटर के अंदर ही हैं, ठीक है। चलो अब थर्ड है हमारा ऐश कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले ऐश क्या होता है लिखना नहीं है आपको, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने लिखा है, सिलिका एंड मेटल ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को ऐश बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर योर जनरल नॉलेज, चलो मेथड में आपको क्या करना है, वही चीज हम हीट करेंगे, कूल करेंगे एंड फाइनल वेट ले लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको फनी वे में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, बिल्कुल आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। चलो मेथड में फर्स्ट क्या है, टेक अ रेसिडुअल कोल। अब रेसिडुअल कोल बोला है, यानी कि परसेंट वोलेटाइल मैटर के बाद जो आपको मिला है, जिसके अंदर ना ही मॉइस्चर हो ना ही वोलेटाइल मैटर हो, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखो विच इज मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर फ्री, ठीक है, वो आपको कोल लेना है इन क्रूसिबल, ठीक है। देन आपको उसको हीट करना है ऑन बर्नर। अब देखो वापस से रिवाइज करो, हमने मॉइस्चर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब क्या किया था, काय पे बर्न किया, हीट किया था इलेक्ट्रिक ओवन पे, ठीक है, एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, करेक्ट। सेकेंड आपने वोलेटाइल मैटर में क्या किया, देखो आई एम ऑल्सो नॉट सीइंग, मैं खुद रिमेंबर कर रही हूँ, तो आपने क्या किया, मफल फर्नेस के ऊपर हीट किया, करेक्ट। देन कितना टेम्परेचर था, 925 टू 950 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स, ठीक है। तो ये था फॉर वोलेटाइल मैटर। ऐश के लिए क्या है आपका, ऐश के लिए है बर्नर, ठीक है, एंड टेम्परेचर क्या है, एट अबव 750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर 30 टू 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट्स। देखो ये जो टाइम स्पैन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ फॉर calculating ash, you have to heat the residual coal on burner at above 750 degree Celsius for 30 to 45 minutes. Then cool it in desiccator. Take final weight of coal, ठीक है। अब final weight of coal जो होगा हमारा, या फिर हम ऐश कह सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, M3। अब वो कोल तो ऐश बन गया, करेक्ट,
कोल तो ऐश बन गया ना। अब देखो, अब हमने इतना ऐश जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड कोल को हमने पूरा बर्न कर दिया है एंड ऐश मिली है। सो नाउ आवर फाइनल वेट ऑफ कोल विल बी इक्वल टू फाइनल वेट ऑफ ऐश, ठीक है, दैट विल बी m3 ग्राम। यहाँ पर अब क्या लेना है आपको, m3 ग्राम लेना है। तो परसेंट ऑफ ऐश क्या होगा, वेट ऑफ ऐश अपॉन वेट ऑफ कोल, ठीक है। अब वेट ऑफ कोल आपको कौन सा लेना है, इनिशियल वेट ऑफ कोल, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर परसेंट ऑफ ऐश, यहाँ पर वेट ऑफ कोल में सॉरी यस वेट ऑफ कोल बोलो या फिर वेट ऑफ ऐश बोलो, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल, तो आप वेट ऑफ ऐश ले सकते हो, दैट विल बी m3 अपॉन m, दैट विल बी इनिशियल इंटू 100, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिकेशन, वोलेटाइल मैटर की स्पेसिफिकेशन क्या थी, वही अगर वोलेटाइल मैटर इंक्रीज होगा तो हमारी CV डिक्रीज होगी, CV यानी कैलोरीफिक वैल्यू, एंड वो हमें डिक्रीज नहीं होने देना है। वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वोलेटाइल मैटर जो है इट मस्ट बी मोर, ठीक है। वोलेटाइल मैटर यहाँ पर क्या लिखा था, देखो इट मस्ट बी लेस इन कोल, ओके। यहाँ पर देखो वोलेटाइल मैटर, अब यहाँ पर ऐश है, ऐश ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए बताओ, हमेशा ऐश अगर इंक्रीज हो रही है, देखो यहाँ पर मैंने फाइनल सिग्निफिकेंस में भी लिखा होगा, आई थिंक यस, यहाँ पर लिखा है इफ मॉइस्चर इज मोर CV डिक्रीजेस, ठीक है। वहाँ पर मैंने गलत लिखा है, वोलेटाइल मैटर मस्ट बी मोर नहीं होगा, वोलेटाइल मैटर मस्ट बी लो होगा, ठीक है, क्योंकि CV डिक्रीज हो रही है ना, हमें CV को डिक्रीज नहीं करना है, CV इंक्रीज होनी चाहिए। CV इंक्रीज हो रही है मतलब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक करेक्शन कर लेना। यहाँ पर देखो परफेक्ट सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, इफ मॉइस्चर इज मोर तो CV डिक्रीज हो रहा है, मतलब मॉइस्चर मस्ट बी लो। वोलेटाइल मैटर मोर है तो CV डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वोलेटाइल मैटर मस्ट बी लो। देन इफ ऐश इज मोर, CV डिक्रीजेस तो ऐश ऑल्सो मस्ट बी लो। द फिक्स्ड कार्बन, अब फिक्स्ड कार्बन के लिए देख लेते हैं हम फॉर्मूला। देखो फिक्स्ड कार्बन के लिए ना ही कोई मेथड है ना ही कोई प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि हम फाइनल ये कर रहे हैं ना, तो मतलब फाइनल हमें कार्बन को मेंशन करना है, तो हमने सारी चीज़ें तो कैलकुलेट कर ली है ना, तो सिर्फ हम 100 में से माइनस कर लेंगे ना वो सारे परसेंट ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और ऐश, तो हमें परसेंट मिल जाएगी किसकी, फिक्स्ड कार्बन की, ठीक है। तो 100 माइनस, अब वो सबका एडिशन करके डायरेक्टली माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इफ फिक्स्ड कार्बन इंक्रीजेस तो CV भी इंक्रीज होगा, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब कार्बन मस्ट बी मोर। हमेशा हमारे कोल के अंदर कार्बन ज्यादा होना चाहिए, ये हमें प्रैक्टिकली भी पता है एंड नाउ इट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हो जाते हैं आपके प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के लिए, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल में आपको बता देती हूँ, देखो कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस रिजल्ट्स, बस आपको इतना ही पूछा जाएगा। एंड फॉर अल्टीमेट एनालिसिस आपको यही ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट अल्टीमेट एनालिसिस रिजल्ट्स। अब आप देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ है, देखो फर्स्ट क्या है, 1.9 ग्राम्स ऑफ कोल सैंपल लूजेज 0.25 ग्राम्स वेट एट 110 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर रेंज आपको याद रखनी है, तो 110 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको मॉइस्चर कैलकुलेट करना है। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप का पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था, वही आपको लगाना है, M-M1 अपॉन M इंटू 100। अब आपको लॉस जो है वो करेक्टली मतलब डायरेक्टली गिवन है 0.285, ठीक है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉस लिख लोगे। एंड आपका जो मेन है दैट इज इनिशियल कोल सैंपल का वेट वो है 1.9, ठीक है, वो लिख लिया आपने डिनोमिनेटर में इंटू 100, सो दैट विल बी 15%, ठीक है। ये हो गया परसेंट मॉइस्चर। अब सेकंड देखो, 1.5 ग्राम्स ऑफ कोल सैंपल लूजेज 0.36 ग्राम वेट एट 925 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, परसेंट वोलेटाइल मैटर, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला हमें यूज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली 1.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल दिया है, यहाँ पर हमें बोला नहीं है कि आपने परसेंट ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट किया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेट 1.5 लेना है एंड लॉस जो है वो 0.36 लेना है, एंड एट 925 बोला है, तो आपको वोलेटाइल मैटर ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉस आ जाएगा 0.36 डिवाइड बाय इनिशियल वेट ऑफ कोल है 1.5 इंटू 100 माइनस आपका परसेंट ऑफ मॉइस्चर जो आपका ऊपर कैलकुलेट किया था वही आएगा, दैट इज 15 अपॉन, तो आपका आ जाएगा 9% ऑफ वोलेटाइल मैटर। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 2.15 ग्राम्स ऑफ कोल सैंपल लीव्स 0.26 ग्राम्स ऑफ ऐश, ठीक है, यानी कि आपको यानी कि इनिशियल वेट ऑफ कोल दे दिया है एंड लॉस दे दिया है, तो दैट इज M3, तो 0.26 अपॉन 2.15 इंटू 100 डायरेक्टली आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड कार्बन भी है, लेकिन आप प्रॉक्सिमेट एनालिसिस रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको फिक्स्ड कार्बन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, चाहे वो मेंशन हो या ना हो। तो 100 माइनस करना है आपको वो सारी जो भी आपको परसेंट मॉइस्चर, परसेंट वोलेटाइल मैटर, परसेंट ऑफ ऐश मिला है, ठीक है, वो सबसे आपको 100 में से माइनस कर लेना है। क्यों 100? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, ठीक है। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है 63.91%, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंस मैंने अभी आपको मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और ऐश की बता दी। फिक्स्ड कार्बन का भी आपने अभी पढ़ लिया होगा, फिक्स्ड कार्बन ज्यादा होगा, CV इंक्रीज होगी, तो
फिक्स्ड कार्बन मस्ट बी मोर। तो ये है सिग्निफिकेंस, अगर पूछा हो तभी आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोक्सिमेट एनालिसिस। अब है अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, सेम चीज करने वाले हैं, लेकिन क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो the analysis or study of coal in which we find percent of carbon, percent of hydrogen, percent of nitrogen, percent of sulfur and percent of oxygen। तो ठीक है, ये वाले जो हैं 5 कंपोनेंट्स, ठीक है, ये हमने 11th-12th स्टैंडर्ड में कोई तो ट्रिक थी जिससे हमने ये याद करे थे, जिसको याद हो वो मुझे कमेंट में बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको परसेंट कार्बन, परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट नाइट्रोजन, परसेंट ऑफ सल्फर एंड परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाएगा परसेंट ऑफ कार्बन एंड परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। यस, आपको ये साथ में ही मतलब कैलकुलेट करना होगा। जस्ट अब जो आपके मेथड है ना वो थोड़े से स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाएंगे तो आप बस रिवाइज करना, आपका काम बचेगा। तो चलिए अब मैं बोलूँगी, आप वीडियो को पॉज करना, प्रोक्सिमेट एनालिसिस एक बार जो है ना आप रिवाइज कर लो, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको आगे अल्टीमेट एनालिसिस जो है वो पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप टेक अ नोन क्वांटिटी ऑफ कोल सैंपल इन क्रूसिबल। वही है सबका फर्स्ट स्टेप, वही है, ठीक है, सबको याद रहेगा ये क्या है, हमें अपना नोन क्वांटिटी ऑफ कोल सैंपल लेना है क्रूसिबल के अंदर। चलो सेकंड क्या है, हीट दिस कोल सैंपल इन कंबशन चेंबर। अब कंबशन चेंबर के अंदर हमें इसको हीट करना है, कोई हीटिंग टेम्परेचर हमें याद नहीं रखना है, कितने टाइम तक वो भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो क्या है सेकेंड स्टेप, हीट दिस कोल सैंपल इन कंबशन चेंबर, बस कंबशन चेंबर ये याद रखना, ठीक है। चलो थर्ड क्या है, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको हीट करना है, ठीक है। ड्यू टू कंबशन, आपका जो कार्बन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, है ना, करेक्ट है, प्रैक्टिकली समझो। अब क्या है, हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो आपको क्या मिलेगा, H2O मिल जाएगा, यानी कि वाटर वेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन का समझ में आ रहा है कि क्यों हम इन दोनों को साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो वापस आई रिपीट, हमको पहले क्या करना है, नोन क्वांटिटी ऑफ कोल सैंपल ले लेना है क्रूसिबल के अंदर, देन हीट करना है इन कंबशन चेंबर, देन क्या करना है, हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन। अब जब हम प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो ड्यू टू कंबशन हमें क्या मिलेगा, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन वाटर वेपर मिलेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दैट इज H2O इनटू नोन वेट ऑफ यू शेप ट्यूब्स। अब यू शेप ट्यूब्स हमें ना याद रखना है, मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो याद रखना है। यू शेप ट्यूब्स के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को पास करना है, ठीक है। फर्स्ट यू शेप ट्यूब कंटेन्स एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विच एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर, यानी कि हमें 2 यू शेप ट्यूब्स को यूज करना है, एक यू शेप ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड, देन एक यू शेप ट्यूब में वाटर वेपर, ठीक है। फर्स्ट यू शेप ट्यूब में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। फर्स्ट यू शेप ट्यूब में हमारे पास एनहाइड्रस CaCl2 प्रेजेंट है, जो कि क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। याद रखो, देखो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो एंड मेक यू लर्न ऑल्सो, तो बस आपको यहाँ से पूरा चैप्टर लर्न करके उठना है इस वीडियो से, ठीक है। मेक सच अ प्रोविजन। देन नाउ फर्स्ट क्या है, यू शेप ट्यूब कंटेन्स व्हाट, अनहाइड्रस CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड विच एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। सेकेंड क्या है, सेकेंड यू शेप ट्यूब कंटेन्स व्हाट, KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन प्रेजेंट है सेकेंड यू शेप ट्यूब के अंदर विच विल एब्जॉर्ब व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया, पहले यू शेप ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, सेकेंड यू शेप ट्यूब में KOH सोल्यूशन है, ठीक है। अब आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक में क्या होगा, वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा, एक में क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा। आफ्टर एक्सपेरिमेंट देयर इज इंक्रीमेंट सीन इन अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड KOH। जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और KOH दोनों की क्वांटिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखेगा, यानी कि वो बढ़ जाएंगी, क्यों, विच करस्पॉन्ड्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कोल सैंपल, यानी कि वो कार्बन और हाइड्रोजन जो कोल सैंपल में से निकला होगा वो वहां डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दैट विल बी द रीजन फॉर इंक्रीमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड फॉर परसेंट कार्बन एंड परसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिएक्शन कौन से हो रहे हैं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रहा है, H2O, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O मिल रहा है और कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 मिल रहा है। अब आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट साइड में आपको क्वांटिटी 1 ही रखनी है,
ठीक है, 1 मोल ही आपको मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो H प्लस O2 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू H2O, यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो ट्वाइस H कर दिया। O2 है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, लेकिन हमें प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सिंगल O चाहिए, तो हम उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, आप कोई और भी टेक्निक से बैलेंसिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 2, या फिर एटॉमिक वेट, यस एटॉमिक वेट है आपका हाइड्रोजन का 2, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट है 18। पता है ना ये? अब ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको अब भी 2 मिनट में पता चल जाएगा, लेकिन याद रखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 2, H2O का मॉलिक्यूलर वेट है 18। सिमिलरली कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 मिल जाएगा, यहाँ पर कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। कार्बन का आपका एटॉमिक वेट क्या है 12, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 44, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो रिएक्शन आपके यू शेप ट्यूब्स के अंदर होने वाले हैं, KOH, जहां पर KOH प्रेजेंट है वहां पर आपने CO2, ठीक है CO2 पास किया है वहां पर, तो वहां पे से आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस KOH प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लेना। इससे आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, K2CO3 प्लस H2O, यानी कि वाटर मिल रहा है। ठीक है, CaCl2 में जब हम वाटर मतलब H2O जब रिएक्ट कर रहा है CaCl2 के साथ, तो 7H2O यहाँ पर याद रखना इजी है, क्योंकि 7 मोल्स ऑफ वाटर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, 7H2O डॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो CaCl2 डॉट 7H2O। तो ये 4 रिएक्शंस दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 ही रिएक्शन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। ठीक है, अब आपको जो है फॉर्मूला फ्रेम करना है, एंड अगेन आई विल से फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली वहां पर आपको यूज करना है इनको। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोकस करो। अब आपको पता चलेगा मैंने आपको एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट क्यों बताया था। देखो परसेंट हाइड्रोजन परसेंट कार्बन दोनों के फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखने होंगे। तो परसेंट हाइड्रोजन में आपको क्या लिखना है, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड। ठीक है, वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड इनटू 2। ठीक है, अब ये 2 क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल। वेट ऑफ कोल तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना ही है, नो डाउट। ठीक है, इनटू 18। अब 18 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट, H2O। ठीक है, तो बस अब आपको ये समझ में आ गया होगा। टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला दे देते हैं, एंड स्टूडेंट्स देवर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब 2, 18, 12, 44 आया कहाँ से। तो दिस इज द कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो यार। चलो, परसेंट हाइड्रोजन में क्या था, वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड इनटू 2 इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल इनटू 18। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड था, जिसमें H प्लस O2 और हमने H2O किया था। अब सेकेंड फॉर्मूला देखो, C प्लस O2 गिव CO2, यानी कि 12 और 44, ये याद रखना है। एंड सेम प्रोसेस, परसेंट कार्बन आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बन हमें CO2 से ही पता चलने वाला है, हाइड्रोजन हमें H2O से ही पता चलने वाला है। ठीक है ना, तो वेट ऑफ CO2 फॉर्म इनटू 12 क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, इनटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल इनटू 44, जो कि है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द फॉर्मूला। ठीक है, एक बार और वीडियो पॉज करो एंड ध्यान से देखो फॉर्मूला, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 मिल गए। अब हमें परसेंट नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें जिल्डाल्स एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यस, जिल्डाल्स एक्सपेरिमेंट, के इज साइलेंट। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस, क्या है मेथड, देखते हैं। फर्स्ट है टेक अ नोन वेट ऑफ कोल इन जिल्डाल्स फ्लास्क। अब आपको क्रूसिबल नहीं लेना है, आप जिल्डाल्स का प्रोसेस कर रहे हो, उसका मेथड कर रहे हो, तो आपको फ्लास्क भी उसी का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक अ नोन वेट ऑफ कोल इन जिल्डाल्स फ्लास्क, ये याद रखना। ठीक है, यही की पॉइंट जो एग्जामिनर देखते हैं। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर है, सबका वही है। देन अब यहाँ पर क्या है, अलोंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कैटलिस्ट K2SO4। ठीक है, आपको नॉन वेट ऑफ कोल सैंपल तो लेना ही है, काय में लेना है, जिल्डाल्स फ्लास्क के अंदर लेना है, लेकिन उसके साथ 2 चीजें और लेनी है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कैटलिस्ट K2SO4। H2SO4 K2SO4 राइमिंग है, याद रह जाएगा। ठीक है, कोई बिल्कुल टफ चीज नहीं है, आई एम टेलिंग यू। Take a known weight of coal sample in Gildar's flask along with concentrated H2SO4 and catalyst K2SO4. ठीक है, H2SO4 K2SO4. Then heat the Gildar's flask. अब आपको उस फ्लास्क को जो है हीट करना है till we get the clear solution because there is no formation of NH4 twice SO4. समझ में आ गया। हमें जब तक क्लियर सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक हमें हीट करना है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पर्टिकुलर हीट का टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू हीट द फ्लास्क अंटिल वी गेट द क्लियर सोल्यूशन बिकॉज देर इज फॉर्मेशन ऑफ NH4 ट्वाइस SO4। NH4 ट्वाइस SO4 ये फॉर्मेशन होगा
इसी वजह से आपको क्लियर सोल्यूशन मिलेगा। तो जब तक वो फॉर्म नहीं होता जब तक आपको हीट करना है, ठीक है। देन रिएक्ट दिस क्लियर सोल्यूशन विथ अल्कली। अब आपको वो क्लियर सोल्यूशन किसके साथ रिएक्ट करवाना है, अल्कली के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। देन NH3 इज लिबरेटेड। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे अल्कली के साथ तब आपका NH3 यानी कि अमोनिया जो है वो रिलीज होगा, ठीक है, NH3 रिलीज होगा। सो दिस अमोनिया विच इज लिबरेटेड इज अलाउड टू पास थ्रू नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। अब आपका ये जो अमोनिया लिबरेट हुआ है, जितना भी फॉर्म हुआ है, दैट इज अलाउड टू पास थ्रू नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। नोन वॉल्यूम ऑफ एसिड यहाँ पर याद रखना। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है फॉर परसेंट नाइट्रोजन दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड, जो कि आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड और रिएक्टेड, ठीक है, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। अब ये सब आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर न्यूमेरिकल होगा तो गिवन होगा नॉर्मेलिटी वगैरह। वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड और रिएक्टेड इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू 1.4, याद रखना 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल, ठीक है। वेट ऑफ कोल आपको याद रखना है। एंड ये याद रखना यहाँ पर परसेंट नाइट्रोजन के अंदर आपको इनटू 100 नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो 1.4 लिया है दैट इज टेकन अबाउट, मतलब 100 वगैरह सब कुछ मैनेज करके लिखा है। तो आपको याद रखना है कि 100 नहीं लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब पेंसिल से लिख भी दिया है, डोंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये परसेंट नाइट्रोजन के अंदर आपको ध्यान में रखना है। फिर आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है थर्ड दैट इज परसेंट सल्फर फाइंड आउट करने के लिए, तो इसके लिए है आपके पास एस का मेथड, ठीक है, एस का मेथड परसेंट नाइट्रोजन फाइंड आउट के लिए जिल्दाल्स मेथड, ठीक है। तो ये MCQs में भी आपको आ सकता है कि क्या चीज कौन सा कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो कौन सा मेथड है, ओके। तो फॉर फाइंडिंग आउट और फॉर कैलकुलेटिंग परसेंट ऑफ सल्फर इन दैट पर्टिकुलर कोल सैंपल आपको एस का मेथड जो है वो फॉलो करना होगा, ठीक है। तो क्या है मेथड, फर्स्ट आपको टेक अ कंटेंट H2SO4 फ्रॉम बॉम्ब पॉट। अब देखो कहाँ से हम ले रहे हैं, बॉम्ब पॉट यानी कि जब हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा था उसके अंदर बॉम्ब पॉट था, ठीक है, उसके बाहर कैलोरीमीटर था, याद आया। तो वो जो बॉम्ब पॉट है उसके अंदर H2SO4 कंटेंट जो है वो हमें मिला था, है ना। SO2 फिर O2 के साथ जब हमने उसको कंबाइन किया था SO3 मिला था, फिर H2O के साथ कंबाइन किया था तो H2SO4। देखो मुझे अभी पता है, याद है मुझे रिएक्शन, ठीक है। तो बस वही कंटेंट आपको H2SO4 वाला आपको कहाँ से लेना है, बॉम्ब पॉट से लेना है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। So take the content that is H2SO4 from bomb pot. Then second, react this H2SO4 with barium chloride solution. अब बेरियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सल्फर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको H2SO4 लेना है जो कि आपको बॉम्ब पॉट से मिला था विथ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट की PPT जो है वो फॉर्म होती है क्योंकि H2SO4 प्लस BaCl2 क्या मिलने वाला है आपको, BaSO4 मिलेगा, ठीक है। तो ये PPT आपको मिलेगी, आपको उसको फिल्टर करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, ड्राई दिस PPT एंड टेक द वेट, ठीक है। आपको ड्राई करना है उस PPT को एंड यू हैव टू टेक द वेट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलो आई विल रिपीट, बहुत इजी से स्टेप्स हैं। Take a content H2SO4 from bomb pot, then react this H2SO4 from barium chloride with barium chloride solution. Barium sulfate PPT is formed. Filter it, dry this PPT and take the weight. ठीक है। रिएक्शंस देखो क्या होगा, रिएक्शन बहुत सिंपल है। H2SO4 तक का कौन सा रिएक्शन है जो कि आपने बॉम्ब पॉट के अंदर देखा था, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर देखा था। यही सेम PDF में मैं रुको आपको जाके दिखाती हूँ, नहीं तो कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ बॉम्ब कैलोरीमीटर से लिया हुआ है। देखो एक मिनट, ये आपका बॉयज़ है, यहाँ पर आएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर, यहाँ पर यह है रिएक्शन, ये देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर, यहाँ पर रिएक्शन है S+O2 SO2 मिला, फिर से O2 कंबाइन हुआ SO3 मिला, वापस से H2O कंबाइन हुआ H2SO4 मिला, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमने जो है यहाँ पर ली है। आई होप समझ में आ गया होगा, आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यहाँ पर थे हम ऊपर सल्फर, ठीक है। तो H2SO4 तक का वही है रिएक्शन जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। S सल्फर जो कि कोल में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो SO2 मिलेगा, O2 के साथ रिएक्ट होगा तो SO3 मिलेगा, H2O के साथ रिएक्ट होगा तो H2SO4 मिलेगा, ठीक है। अब इसको आपने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा, उसका आपको वेट ले लेना है एंड दैट वेट विल बी इक्विवेलेंट टू परसेंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कोल, ठीक है। आई रिपीट दैट वेट ऑफ बेरियम सल्फेट विल बी इक्विवेलेंट टू परसेंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन दैट कोल, ठीक है। यानी कि आपको देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंट ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट,
ठीक है। वेट ऑफ बेरियम सल्फेट पीपीटी इंटू 32, अब 32 कहाँ से आया, सल्फर का आपका एटॉमिक वेट है, ठीक है, इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल इंटू 233, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है 233 जो है वो भी मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब किसका है ये आप मुझे कमेंट करोगे, 233 किसका मॉलिक्यूलर वेट है। देखो आज मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। चलो अब लास्ट है आपका फोर्थ क्या, परसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। परसेंट ऑक्सीजन में आप क्या करोगे, 100 माइनस परसेंट कार्बन प्लस परसेंट हाइड्रोजन प्लस परसेंट नाइट्रोजन प्लस परसेंट सल्फर, यानी कि सेम जैसे कि हमने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर कार्बन के साथ फिक्स्ड कार्बन के लिए किया था, 100 माइनस जो भी हमने मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर ऐश वगैरह कैलकुलेट किया था वो सब माइनस कर दिया था 100 में से, तो हमें फिक्स्ड कार्बन मिल गया था। सिमिलरली यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जब कैलकुलेट करना है तो 100 में से आप सारे के सारे कंपोनेंट्स माइनस कर दोगे तो आपको परसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस, तो ये चीज जो है मैं आपको ओरली बताऊंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन, कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, सोचो कार्बन कोल के अंदर ज्यादा होना चाहिए ये कम होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो, तो ग्रेटर होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कोल, तो आप क्या लिखोगे, ग्रेटर द परसेंट ऑफ कार्बन इन कोल बेटर इज द कोल क्वालिटी एंड ऑल्सो सीवी, सीवी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कार्बन के लिए परफेक्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे आप, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन कॉइल इज इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, है ना, H2O के फॉर्म में होगा, एंड वोलेटाइल मैटर ऑल्सो, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इन कोल इज इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर। तब आप खुद ही सोचो कि मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर आपने प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर देखा ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, सोचो क्या था, कम होने चाहिए ना, तो बस वही चीज, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, तो परसेंट हाइड्रोजन जो है उसकी कोल क्वालिटी से मतलब क्या रिलेशन है, आपको मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर जैसे कि कम होना चाहिए तो वैसे ही हाइड्रोजन भी कम होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। थर्ड है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन डज नॉट बर्न ड्यूरिंग कोल कंबशन एंड देयरफॉर इट हैज नो कैलोरीफिक वैल्यू, हेंस अ गुड क्वालिटी कोल हैज नेग्लिजिबल N%, यानी कि नाइट्रोजन जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, जब हम कोल कंबशन कर रहे हैं, जब नाइट्रोजन बर्न हो रहा है तब कैलोरीफिक वैल्यू पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स नो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। इसीलिए अगर आपका कोल जो है वो गुड क्वालिटी का है, इसका मतलब उसके अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है सल्फर, सल्फर के लिए क्या लिखोगे, ऑल्दो सल्फर कैन बर्न एंड इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, यानी कि हमने क्या पढ़ा, देखो कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब वो कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सल्फर के अंदर देखो, ऑल्दो द सल्फर कैन बर्न एंड इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल बट इट कॉजेज सो मच पोल्यूशन, मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड हमको समझना है, कोल हमें अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, बट वी आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट, दिस इज रॉन्ग। तो बस हमें पोल्यूशन की वजह से क्या करना है, क्यों सल्फर, देखो पोल्यूशन, एसिड रेन होती है उससे, है ना, करोजन होता है मेटालिक इक्विपमेंट्स का, इसीलिए हमें सल्फर जो है कोल के अंदर कम अमाउंट में मिलना चाहिए, ऑल्दो इट्स मेकिंग यार कोल क्वालिटी लेसर, मतलब थोड़ा सा हमें उसके अंदर कोल क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे एनवायरमेंट में कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सल्फर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमें कम रखनी चाहिए इन कोल। फिफ्थ क्या है आपका, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिलेटेड आप क्या लिखोगे, देखो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन कोल इज इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, इट डिक्रीजेस कैलोरीफिक वैल्यू, अब कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपको परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम रखना पड़ेगा फॉर बेटर कैलोरीफिक वैल्यू और कोल क्वांटिटी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, क्वालिटी ऑफ कोल के लिए मैं बोल रही थी। सो सिग्निफिकेंस में आपको यही लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो अल्टीमेट एनालिसिस का कंसेप्ट हो जाता है। जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया हुआ था, जो कि बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं। कैलकुलेट CHN एंड S, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर परसेंटेज फ्रॉम गिवन ऑब्जर्वेशन फॉर कोल सैंपल। तो ऑब्जर्वेशन 1 क्या है, देखो 2.05 ग्राम्स ऑफ कोल सैंपल इज बर्न्ड इन कंबशन ट्यूब और चेंबर, इंक्रीज इन द वेट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यू शेप ट्यूब, ठीक है, इंक्रीज इन द वेट ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यू शेप ट्यूब कितना गिवन है, 0.55 ग्राम। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अब सबसे ज्यादा लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस करो, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो आपको वेट गिवन है
इंक्रीमेंट इन द वेट ऑफ दैट इट विल बी इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको उसको लिखना है 0.55 एंड इंक्रीज इन द वेट ऑफ KOH वो है कार्बन का, दैट इज 5.75। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन 1 के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमें फर्स्ट से क्या मिलेगा, कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो कार्बन के लिए क्या है, वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इंटू 12 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल इंटू 44, वही फॉर्मूला है। अब मैं ऐसा समझ के चल रही हूँ कि आपने वो याद कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हमने ऊपर लिखा था 5.75 इंटू 12 एज इट इज इंटू 100 एज इट इज। वेट ऑफ कोल कितना दिया है, 2.05 गिवन है इंटू 44। तो आपको जो परसेंट मिल जाएगी कार्बन की वो 76.496% मिल जाएगी, जो कि हमेशा हमें पता है कोल के अंदर कार्बन ही सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 76% है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली। हाइड्रोजन के लिए देख लो, वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड इंटू 2 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल इंटू 18 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो गिवन हमें कितना था हाइड्रोजन का वेट, दैट विल बी 0.55। देखो अब डायरेक्टली गिवन है क्या, नहीं, इंक्रीमेंट बताया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में और KOH में। तो जब हमें थ्योरी पता होगी, मेथड पता होगा, तब हमें मतलब परफेक्टली पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन है या कार्बन है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई किया एंड यू विल गेट 2.98% ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन से 0.75 ग्राम ऑफ वेट ऑफ कोल सैंपल इन जेल्डाल्स एक्सपेरिमेंट। अब जेल्डाल्स एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, नाइट्रोजन के लिए था, ठीक है। रिलीज्ड अमोनिया विच इज पास्ड इन 50 ml ऑफ 0.12 नॉर्मल HCl, ठीक है। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी वगैरह गिवन होगी, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ एसिड भी गिवन है 50 ml और आपको नॉर्मेलिटी भी गिवन है 0.12 विच रिक्वायर्स 41 ml 0.12 नॉर्मल NaOH टू न्यूट्रलाइज इन बैक टाइट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो आपका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इंटू x इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ कोल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो 50 ml और 41 ml दो हमें क्वांटिटी दे दी है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो माइनस करना होगा, 50 माइनस 41, ठीक है। तो यही चीज़ें याद रखनी है, सेम टाइप के क्वेश्चन ही फ्रेम होंगे। तो बस आप अच्छे से ध्यान से ये देखते जाओ। नॉर्मेलिटी यानी कि x कितना गिवन है 0.12 इंटू 1.4 एज इट इज और वेट ऑफ कोल है 0.75, ठीक है। जस्ट कैल्सी में डालिए, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। फिर है लास्ट क्या, ऑब्जर्वेशन 3, वॉशिंग्स ऑफ बॉम्ब पॉट। अब बॉम्ब पॉट आ गया, इसका मतलब क्या है, सल्फर, ठीक है, सल्फर रिलेटेड। तो व्हेन 1.8 ग्राम्स ऑफ कोल सैंपल इन बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट इज रिएक्टेड विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू गिव 0.31 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट PPT, ठीक है। तो आपने यहाँ पर हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट PPT इंटू 32। देखो ऊपर नहीं है, देखो मैंने वहाँ पर नीचे जो है वो करेक्शन किया है, ऊपर 233 नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट आप करेक्शन कर लेना, ये कैलकुलेट मत करना है इसे, सेकेंड स्टेप देखना, ठीक है। अपॉन वेट ऑफ कोल इंटू 233 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.31 वेट ऑफ बेरियम सल्फेट इंटू 32 इंटू 100 अपॉन 1.8 इंटू 233, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2.36, ठीक है। तो हमने सारे के सारे जो है कैलकुलेट कर लिए। आप ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये सेम नहीं है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, सबके लिए। तो वो हम ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे, परसेंट कार्बन माइनस यहाँ इन सबको ऐड करोगे और 100 में से माइनस कर दोगे, ठीक है, दैट विल बी फॉर ऑक्सीजन। लेकिन पूछा है नहीं, तो हम अभी नहीं करेंगे, वो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर है कि आप लोग कर दो तो दैट विल बी बेटर। चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैं ये सोच रही थी कि इसको थर्ड पार्ट के अंदर ले लूँ, तो चलिए अभी आए हैं, मेरे अंदर है स्ट्रेंथ बोलने की, तो आई विल डू दिस पार्ट। तो चलिए, लिक्विड फ्यूल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, यहाँ पर हमें क्या करना है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाता है आपका प्रिंसिपल कह लो या डेफिनेशन कह लो, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसको फ्रैक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम भी बोला जाता है। तो दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन के अंदर वर्ड दिखे, आपको सेम चीज़ जो है वो लिख देनी है, ठीक है। तो चलो, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, है ना। तो आप देख सकते हो क्या है डेफिनेशन, a process of separation of various fractions of petroleum on the basis of fractional distillation is called as refining। यानी कि हमारे पेट्रोल के अंदर बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हमने मतलब क्वांटिटी उनकी हमें डिसाइड करनी है, कौन से फ्रैक्शंस ये अभी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन उन फ्रैक्शंस की क्वांटिटी अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस या फिर फ्रैक्शनेशन प्रोसेस से हमें पता चल जाती है, ठीक है। अगेन रिपीट करते हैं डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस। तो वो हम हर फ्रैक्शन को सेपरेट करेंगे क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ
separation of various fractions of petroleum on the basis of fractional distillation, on the basis of fractional distillation is called as refining. ठीक है, तो वहां पर 3 स्टेप्स हैं. कौन से 3 स्टेप्स देखो, रिमूवल ऑफ इम्यूसिफाइड वाटर फ्रॉम पेट्रोलियम, इम्यूसिफाइड वाटर फ्रॉम पेट्रोलियम यानी कि बाय पासिंग पेट्रोलियम थ्रू हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. देन रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम यानी कि बाय ट्रीटिंग पेट्रोलियम विथ हॉट कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको क्वेश्चन जो आएगा मैं वही आंसर आपको बताती हूँ. डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन फ्रैक्शनेशन ऑफ पेट्रोलियम या फिर एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ ये वाले प्रिंसिपल से. ठीक है, वो बेसिक था कि फ्रैक्शनेशन प्यूरिफिकेशन क्या है एंड कौन से स्टेप्स हैं. ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया. अब जो मेन चीज है क्वेश्चन जिसके ऊपर फ्रेम होगा दैट इज दिस थिंग. प्रिंसिपल क्या है, द वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स गेट कंडेंस्ड इनटू लिक्विड बाय स्टेप वाइज कूलिंग प्रोसेस. समझ में आया कुछ नहीं आया होगा ऑफ कोर्स. तो अलग अलग कंपाउंड्स देखो जो हमारे पेट्रोलियम या फिर हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो वो वेपर्स क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, जो भी प्रोसेस है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके कंडेंस हो जाएंगे. तो वो कंडेंस जब होंगे तो लिक्विड फॉर्म के अंदर कंडेंस हो जाएंगे, है ना. तो ऐसे स्टेप वाइज हमें कूल करना होगा उनको एंड देन उनकी क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना होगा. दैट मीन्स वी विल सेपरेट दोज फ्रैक्शंस ऑफ कंपाउंड्स इन फ्रॉम दिस पेट्रोलियम. ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है आपके सामने. देखो ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना है. यही है एक मतलब ऐसा आप कह सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रिफाइनिंग होती है. ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हो अनकंडेंस्ड गैसेस का जो है वो फ्लो आउट होती है वहां से. देन स्ट्रेट रन पेट्रोल. ठीक है, पेट्रोलियम, ईथर, पेट्रोल, डीजल, हेवी ऑयल रेसिड्यू. ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइड में फर्नेस दिखता होगा, वहां का एफ जरा नहीं नजर आ रहा है, फर्नेस है वो जो मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना है यानी कि हमें हीट करना है हमारे पेट्रोल को. तो वो देखो फर्नेस हमें नजर आ रही है. तो वहां से हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल आप अभी के लिए समझो, उसमें से हमें हेवी ऑयल सेपरेट करना है, डीजल सेपरेट करना है, पेट्रोल सेपरेट करना है. ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं. यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 मेंशन करी हैं और आपको डायग्राम में भी यही मेंशन करनी है. ठीक है, तो हमें ये सबको सेपरेट करना है क्रूड ऑयल में से. ठीक है, बाकी गैसेस वगैरह भी रिलीज आउट होंगी, है ना. तो हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा. तो चलिए कंस्ट्रक्शन से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. फर्स्ट क्या है, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. हाँ, इसका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऐसे मेंशन्ड होगा, तो वैसे ही फॉर्मेट में मैंने आपको आंसर ही लिखा है. ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ टॉल टावर विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग टावर. ये जो मैंने टावर बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसको टावर बोला जाता है एंड स्पेसिफिकली फ्रैक्शनेटिंग टावर बोला जाता है. ठीक है, सो द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन द टॉल टावर विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग टावर. क्लियर. सेकेंड क्या है, द हाइट ऑफ टावर. जो हमारे टावर है उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर एंड डायमीटर क्या है, 3 मीटर. ठीक है, हाइट 30 मीटर है लेकिन डायमीटर कितना है, 3 मीटर है. समझ में आ गया. देन इट कंटेन्स 50 to 60 स्टेनलेस स्टील ट्रेज, यानी कि ये जो बीच में आपको नजर आ रहे हैं ना वो लाइन जहां से मैंने फिर हेवी ऑयल फिर डीजल ये सब निकाला हुआ है, तो वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं एंड वो कितने हैं क्वांटिटी में, 50 to 60 हैं. समझ में आ गया. तो इतना समझ लो कि इतनी क्वांटिटीज हमें मिलने वाली हैं आफ्टर रिफाइनिंग. समझ में आ गया. तो देखो इट कंटेन्स 50 to 60 स्टेनलेस स्टील ट्रेज विच हैव 4 to 5 बबल कप्स फॉर कंडेंसेशन. यानी कि नीचे देखो जैसे मैंने ऐसा बबल टाइप बनाया है ना स्ट्रक्चर, तो वो बबल कप्स क्यों है, ताकि कंडेंसेशन के बाद वो चीज वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो वहां पर मतलब रुक जाए, स्टॉप हो जाए. ठीक है, तो चलो आई रिपीट, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ टॉल टावर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग टावर. द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर एंड डायमीटर इज 3 मीटर. इट कंटेन्स 50 to 60 स्टेनलेस स्टील trays which have 4 to 5 bubble cups for condensation. ठीक है, then the temperature of bottom of top tower. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, फर्नेस हमारी कहाँ है, बॉटम में प्रेजेंट है ना, तो हम हीट नीचे से अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बॉटम में टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड ऊपर कम होगा. ठीक है, तो बॉटम पे क्या है आपका टेम्परेचर टावर में 400 डिग्री सेल्सियस और टॉप ऑफ टावर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस. तो आई होप कंस्ट्रक्शन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. अब वर्किंग देखते हैं. वर्किंग में क्या है, फर्स्ट स्टेप, the crude oil is heated at 400 degree Celsius in a furnace or pipe still to convert it into vapors. ठीक है, जो क्रूड ऑयल है वो आपको हीट करना है at 400 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉटम में है. ठीक है, एंड उसको जब तक हीट करना है जब तक वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाए. ठीक है, और जो वेपर्स है वो एंटर करते हैं हमारे ऊपर के पोर्शन में. ठीक है, दे एंटर्स इनटू द फर्दर पोर्शन. सेकेंड क्या है, द वेपर्स ट्रैवल अपवर्ड्स थ्रू द बबल कप्स. ठीक है, जो वेपर है वो बबल कप्स के थ्रू
अपवर्ड्स मोशन करते हैं एंड ग्रेजुअली गेट कूल्ड, ठीक है ना, बबल कप्स में से जा रहे हैं, यानी सरफेस एरिया उनको इंक्रीज मिल रहा है ना, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कूल हो जाएंगे, ठीक है। द वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट गेट कंडेंस्ड इन बबल कप्स एंड द लिक्विड डिपॉजिट्स ऑन द ट्रे, यानी कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट जब तक उनका मतलब जब उन्हें मिल जाएगा ना, वो पॉइंट आ जाएगा पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो वो वहाँ बबल कप के अंदर, उस पर्टिकुलर बबल कप के अंदर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे एंड जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, वो जो लिक्विड ट्रे है हमारी, ठीक है ना, वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की। थर्ड, द अनकंडेंस्ड वेपर्स राइज अप, अब जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब नहीं आ रहा है ना, जब तक वो क्या करेंगे, वो वेपर्स राइज करते जाएंगे हमारे टावर के अंदर, ठीक है। सो द अनकंडेंस्ड वेपर्स राइज अप एंड गेट कंडेंस्ड टर्न बाय टर्न ऑन अपर बबल ट्रेस, ठीक है ना। देयर इज विगरस बबलिंग एक्शन ऑन ईच ट्रे, है ना, हर ट्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा विगरसली बबलिंग एक्शन होता है। In this case, large part of the vapors get condensed on the tray, then the extra fluid flow down to higher temperature, lower trays and gets evaporated. समझ में आ गया, तो ये प्रोसेस होगा। फोर्थ देखो, फ्रॉम सम बबल ट्रेज द फ्रैक्शंस, अब देखो कोई ना कोई बबल ट्रे पर जाके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्था, हैवी ऑयल, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये अपनी अपनी ट्रे पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब हमें बहुत इजीली ये सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सम बबल ट्रेज द फ्रैक्शंस लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैप्था, हैवी ऑयल एक्सेट्रा आर टेकन आउट, ठीक है। फाइनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर्स कम्स आउट एज अनकंडेंस्ड गैसेस, ठीक है, जो चीज़ मतलब हुई नहीं कंडेंस, ठीक है, यानी कि वो अनकंडेंस्ड गैसेस थी, वो हमारे टॉप ऑफ द टावर से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। सो फ्रॉम द टॉप वेयर टेम्परेचर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, बॉटम पे कितना था, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन हैवी ऑयल फ्रैक्शन कैन बी फर्दर फ्रैक्शनेटेड टू गेट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, अब जो हैवी ऑयल फ्रैक्शंस है वो जो है अगेन हम उनको फ्रैक्शनेट यानी कि अगेन रिफाइन करेंगे, हम उनको अगेन प्यूरिफाई करेंगे, जिससे हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलीन, वैक्स ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ उस पर्टिकुलर में से उस पर्टिकुलर टावर में से, हर ट्रे में से हमें जो भी चीज़ मिल रही है दैट इज़ यूजफुल, ठीक है। 6 देखो, द पेट्रोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिफाइनिंग और रिफाइनरी इज कॉल्ड एज स्ट्रेट रन पेट्रोल, ठीक है, जो पेट्रोल हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट रन पेट्रोल बट इज नॉट अ गुड क्वालिटी पेट्रोल, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एनी हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इनटू पेट्रोल और एलपीजी बाय द प्रोसेस नोन एज क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग प्रोसेस क्या है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है, जिसको भी याद हो कॉमेंट, ठीक है। चलो, अब आपको पेपर के अंदर ना कुछ फ्रैक्शन ऐसे बोला जाएगा, गिव एनी 2 और 3 और मैक्सिमम 4 फ्रैक्शंस के नेम अलॉन्ग विद द बॉइलिंग रेंज एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो मैंने उसी का जो है यहाँ पर चार्ट बना दिया, बहुत सारे दिए हैं, उनमें से आपको जो याद रहे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो देखो, द वेरियस पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैव कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 11,000 कैलोरी पर ग्राम, देयर कॉम्पोजिशन, बॉइलिंग रेंज एंड यूजेस आर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको नेम ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, अनकंडेंस्ड गैसेस, तो बॉइलिंग रेंज क्या है, वो बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया ना, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है C1 to C4, यूज क्या है इनका, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल अंडर एलपीजी नेम, ओके। अब सेकेंड देखो, एविएशन फ्यूल और पेट्रोलियम ईथर, इसका होगा 40 to 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में का कंपार्टमेंट। हाइड्रोकार्बन C5 to C7 एंड उनका यूजेस क्या है, फ्यूल फॉर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स और एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। देन पेट्रोल और गैसोलीन भी हम बोलते हैं, 60 to 120 डिग्री सेल्सियस की रेंज है, C5 to C8 हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड फ्यूल फॉर पेट्रोल इंजन, ड्राई क्लीनिंग एज सॉल्वेंट, ठीक है। फिर है नैप्था और सॉल्वेंट स्पिरिट, अब देखो ये सब आप रीड कर सकते हो, ठीक है, PDF आपको प्रोवाइडेड है मेंबरशिप में, ठीक है। जिनको नहीं है, वो जो नहीं परचेज करना चाहते वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ें जो 3 से 4 ही आपको पूछे जाएंगी, तो बस आप ये रीड आउट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैंने टेबल दे दिया है, जिसको जितना याद रहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। देन पावर अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर अल्कोहल, क्या है ये देखो, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज फ्यूल इन आईसी इंजन देन इट इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल, यानी कि जो इथाइल अल्कोहल, हमें पता है इथाइल अल्कोहल क्या होता है, जब वो आईसी इंजन के अंदर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है तब उसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल, ठीक है।
When ethyl alcohol is used as fuel in IC engine, then it is called as power alcohol. It is mixed with petrol about 5 to 25%. ठीक है. इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. ये तो हमें पता ही है अल्कोहल कैसे मिलता है. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एंड ये रिएक्शंस में से मतलब प्रोडक्ट देके आपको एंजाइम पूछा जाता है इन एमसीक्यूज. ठीक है. तो मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको मेंशन कर रही हूँ. ठीक है. तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ. ठीक है. तो चलो, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, स्टार्च. ठीक है. स्टार्च क्या है, उसका फॉर्मूला C6H10O5. ठीक है. n टाइम्स, जिनको बायो होगा उनको ये रिएक्शंस बहुत इजी जाएंगी, अदरवाइज आई डोंट नो. ठीक है. प्लस N/2 और टाइम्स ऑफ H2O आपको लेना है. डायस्टेज एंजाइम. ठीक है. डायस्टेज एंजाइम, तो इससे आपको मिल जाएगा C12H22O11. ठीक है. ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके शुगर का फॉर्मूला है. करेक्ट. जब इसको आप माल्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा. ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन में ही मैं बात कर रही हूँ. स्टार्च प्लस वाटर, डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपको शुगर मिलेगा C12H22O11. जब आप उसको माल्टेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये रिएक्शंस हमने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस के अंदर, तो आपको माल्टेज एंजाइम से क्या मिल जाता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं. ठीक है. देन C12H22O11 दैट इज आपका शुगर. इन्वर्टेज एंजाइम के साथ आप रिएक्ट करोगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा. अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है C6H10O6. तो आपको जब इसको जाइमेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा. ठीक है. अब देखो, 95.5% आपका अल्कोहल होता है, 4.5% आपका वाटर होता है. वाटर से आपको डिहाइड्रेशन एंड डिस्टिलेशन होता है. डिस्टिलेशन किसका, बेंजीन और सॉल्वेंट का. ठीक है. तो अगर पावर अल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको बस इतना ही लिखना होगा. ठीक है. चलो, अब बायोडीजल. बायोडीजल कैसे हमें मिलता है वो पढ़ेंगे. केमिकली बायोडीजल क्या है, मिथाइल ईस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. आई रिपीट, मिथाइल ईस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी हमें मिल जाएगा वो. ठीक है. क्या याद रखना है, मिथाइल ईस्टर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसएस्टेरिफिकेशन और अल्कोहलिसिस प्रोसेस. ठीक है. ट्रांसएस्टेरिफिकेशन किसका करना है हमें, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट का करना है. ठीक है. या फिर उसको अल्कोहलिसिस प्रोसेस भी बोला जाता है. ठीक है. अब इसका प्रिपरेशन रिएक्शन जो है हमें देना होता है बायोडीजल का. ठीक है. तो प्रिपरेशन रिएक्शन में हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, हम ट्रांसएस्टेरिफिकेशन किसका कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट का. तो बस वही आपको रिएक्टेंट साइड में लेना होगा, दैट इज CH2. आपको पूरा रिएक्शन आपको दिखता होगा. ठीक है. जो कंपाउंड है, देखो, कंपाउंड फॉर वेजिटेबल ऑयल, ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा. CH2OOCR1, CHOOCR2, CH2OOCR3. ठीक है. तो ये आप रीड करके भी याद कर सकते हो. प्लस आपको CH3OH के साथ रिएक्ट करवाना है, हीट करना है. CH3ONA कैटलिस्ट है आपका इसके अंदर. तो आपको बायोडीजल मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलेगा. ठीक है. तो दोनों के भी मैंने रिएक्शन लिख दिए हैं. देखो, बिलीव मी, बहुत सिंपल है रिएक्शन. देखने में आपको बड़ा लगता होगा, जस्ट आप एक बार जो है मेरी बात मानो, लिख के प्रैक्टिस करो. ठीक है. तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर. देखो, R1COOCH3, जो CH3 है वो आपके कहाँ से मतलब R1COO के साथ जाके कंबाइन हो रहा है. ठीक है. R1COOCH3, R2COOCH3, R3COOCH3. कुछ हार्ड है इस बायोडीजल के फॉर्मूला में, नहीं. ठीक है. और ग्लिसरॉल क्या है आपका, जो CH2 वाला पार्ट है वो जाके OH के साथ कंबाइन हो जाएगा. ठीक है ना. तो CH2OH, CHOH, CH2OH. तो ये मिल गया आपको ग्लिसरॉल. ठीक है. चलो, प्रोसेस एंड मेथड देख लेते हैं. सबसे पहले वी हैव टू फिल्टर चीप और वेस्ट वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट. ठीक है. जो भी वेजिटेबल ऑयल है, जो भी एनिमल फैट है, वेस्ट हो, ठीक है, बहुत चीप हो, ठीक है, उसको हमें फिल्टर आउट करना है. फिल्टर क्यों करना होगा, टू रिमूव ऑल डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है. देन हीट इट एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर रिमूवल ऑफ वाटर. हमें इस पर्टिकुलर वेजिटेबल ऑयल को फिल्टर करने के बाद उसको हीट करना होगा एट 110 डिग्री सेल्सियस टू रिमूव द वाटर. ठीक है. कंटेंट ऑफ वाटर और वाटर वेपर. थर्ड है ऐड CH3ONA, जो कि हमने यहाँ पर रिएक्शन के अंदर दिखाया. ठीक है. एज अ कैटलिस्ट 2% बाय वेट, यानी कि जितना भी आप वेजिटेबल ऑयल लो उसका 2% ऑफ वेट आपको CH3ONA लेना है. एंड ऐड CH3OH 20% बाय वॉल्यूम. ठीक है. जो कि हमने
रिएक्टेंट साइड में उसको रिएक्ट करवाया अपने वेजिटेबल ऑयल के साथ, ठीक है। तो CH3OH और CH3ONA, सिंपल है बहुत ज़्यादा, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। फोर्थ क्या है, हीट एट टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। अब जब हमने ये सब ऐड कर दिया, कैटलिस्ट ऐड कर दिया, CH3OH ऐड कर दिया, तब हमें इसको हीट करना है एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। पहले तो हमने हीट कर दिया था, है ना, 110 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ये दोनों भी चीज़ें ऐड करने के बाद अगेन हीट करना है फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। देन कूल करना है ऑब्वियसली एंड ऐड वाटर, 2 phases ऑब्टेन्ड, कूल करना है, ठीक है। वाटर ऐड करना है, जब हम वाटर ऐड कर देंगे तो हमें 2 फेजेस मिल जाएंगे, वाटर सोल्यूबल फेज और वाटर इनसोल्यूबल फेज। जो वाटर सोल्यूबल फेज है वो आपका क्या है, ग्लिसरॉल है, जो कि हमें मिल गया है ना रिएक्शन में, आप देख सकते हो, सोप्स या फिर ग्लिसरॉल हम बोल सकते हैं। और जो वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है वो आपका बायोडीजल है, ठीक है। सेपरेशन प्रोसेस करने के बाद आपको ऐड एंटीऑक्सीडेंट टू बायोडीजल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड गमी टेक्सचर, ठीक है। बायोडीजल हमें मिल गया है ना सेपरेशन प्रोसेस करने के बाद, तो जैसे ही हमें बायोडीजल मिल जाता है हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे ताकि ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो एंड उसका गमी टेक्सचर मेंटेन रहे, ठीक है। समझ में आ गया। एडवांटेजेस क्या है, इट इज गमी टेक्सचर मेंटेन, गमी टेक्सचर हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। गमी टाइप हमें, क्योंकि बायोडीजल है, हमें ऑयली उसका टेक्सचर रखना है, ठीक है, ताकि वो गमी उसका टेक्सचर ना हो। चलो एडवांटेजेस में अगेन बायोडीजल है, बायो में वर्ड आ गया, इसका मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है। अगेन इट इज चीपर, देन इट रिड्यूसेज आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर डीजल, ठीक है। मेन पॉइंट, इट हैज हाई सीटेन नंबर दैट इज 46 to 54, हाई कैलोरीफिक वैल्यू 40 किलो जूल पर ग्राम एंड इट इज क्लीन टू यूज, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हो गए। अब इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो मैंने बोला था आपको लेंदी है चैप्टर लेकिन इजी है, ठीक है, आपको इजी ही जाएगा, कुछ इसके अंदर ज्यादा टफ है नहीं। चलो, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर आपको इंडस्ट्रियल मेथड्स में 4 मेथड्स आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फर्स्ट के 2। फर्स्ट के 2 में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट है, ठीक है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो आपको 4 मेथड्स याद रखने हैं। स्टीम रिफॉर्मिंग विथ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि फर्स्ट ही सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर, और 3 देखे ही नहीं गए हैं, ठीक है। कोल एंड स्टीम, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जस्ट टाइप्स के अंदर आपको 4 याद रखने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग विथ हाइड्रोकार्बन। तो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ, देखो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना। तो हमें ओवरऑल प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। तो कैसे मिलेगी, चलो देखते हैं। In this method, hydrocarbons are heated in the presence of catalyst at high temperature to obtain hydrogen gas and oxides of carbon। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को हमें हीट करना है in the presence of catalyst। कौन सा कैटलिस्ट अभी देखेंगे, at high temperature to obtain hydrogen gas and oxides of carbon। कैसे मिलेगा, देखो चलो, सबसे पहले तो फीड में क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उसको हमें हीट करना है, ठीक है। तो स्टीम हम देंगे एंड एट 800 डिग्री सेल्सियस पे हमें रिफॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यूज करना है FeO और निकल, ठीक है, FeO और निकल आपको यूज करना है, जो कि आपको क्या दे देंगे, देखो नेक्स्ट थर्ड कंपार्टमेंट में H2 एंड CO, ठीक है। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिली है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगेन हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeO कैटलिस्ट ओनली, ठीक है, FeO कैटलिस्ट ओनली। तो आपको क्या मिलेगा, हाई % हाइड्रोजन, और अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, ठीक है। शिफ्ट रिएक्शन होगा यहाँ पर 370 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 370 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट रिएक्शन होगा। कंप्रेशन एंड कूलिंग के बाद आपको लिक्विड CO2 एंड H2O मिल जाएगा, ठीक है। लिक्विड CO2 और H2O जैसे ही मिलेगा, आप उसको जब स्क्रबिंग प्रोसेस करोगे विथ अल्कली तो आपको H2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये ब्लॉक डायग्राम से मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहो तो ये डायग्राम बना देना, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको फीड मिलेगी, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स आपके फीड में है, आप हीट करोगे अलॉन्ग विथ FeO एंड निकल एज अ कैटलिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको रिफॉर्मिंग के बाद H2 और CO मिल जाएगा। अगेन आप जब उसको हीट करोगे FeO कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपको हाई % हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। शिफ्ट रिएक्शन 370 डिग्री सेल्सियस के बाद तो आपको लिक्विड CO2 एंड H2 मिलेगा, कंप्रेशन कूलिंग के बाद, है ना। जब आप स्क्रबिंग करोगे विथ अल्कली तो आपको H2 गैस मिल जाएगी, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है, रिफॉर्मिंग के टाइम आपको 800 डिग्री सेल्सियस रखना है, देखो मैंने मेंशन किया हुआ है वहां पर डायग्राम में। शिफ्ट रिएक्शन आपकी 370 डिग्री सेल्सियस पे होगी। कैटलिस्ट रिफॉर्मिंग के वक्त FeO और निकल, शिफ्ट के वक्त ओनली FeO। प्रेशर कितना रखना है, लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। रिएक्शन कौन से हुए, देखो वही
हाइड्रोकार्बन है तो आप CH4 ले सकते हो, ठीक है। CH4 वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा 3H2 प्लस CO, ठीक है। 3H2 प्लस CO आपको मिला था ना प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पर देखो H2 एंड CO जब आपको मिला था वही चीज, ठीक है। अब CO प्लस H2 जो आपको मिला है प्लस आप वाटर ऐड करो, क्योंकि हम देखो स्टीम दे रहे हैं ना, स्टीम दे रहे हैं, बॉयल हीट दे रहे हैं क्या, नहीं, हीट देते सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता, हम स्टीम दे रहे हैं, इसका मतलब H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा H2 प्लस CO2 जो कि आपको यहाँ पर मिला है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो जो हमने ब्लॉक डायग्राम में किया है वही मेथड आपको रिएक्शंस में दिखा देना है। एडवांटेज क्या है, नो पोल्यूशन एकर्स एंड आपको प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी मिलती है 95 to 98% मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। फिर है कोल एंड स्टीम। कोल एंड स्टीम के अंदर क्या होने वाला है, कोल ऑन हीटिंग विद द सुपर हीटेड स्टीम विच प्रोड्यूसेस वाटर गैस एट हाई टेम्परेचर दैट इज 700 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस क्या है देखो, मैंने रिएक्शन फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, कोल यूज करेंगे, ठीक है। तो कोल ऑन हीटिंग विथ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम हमें यूज करनी है जो कि वाटर गैस प्रोड्यूस करेगी एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर, 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो कार्बन हमारे कोल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, विथ H2O, तो कार्बन प्लस H2O एट 700 डिग्री सेल्सियस हमें क्या मिल जाएगा, CO प्लस H2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। यहाँ पर ये CO और H2 को हम क्या बोलेंगे, वाटर गैस बोलेंगे, ठीक है। अब आगे रिएक्ट इन द कैटलिस्ट हमें FeO यूज करना है H2O के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में ऑफ कोर्स क्या मिल जाएगा हमें CO2 और ट्वाइस H2 मिल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी प्रिपेयर हो गई। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि प्योर आपको नहीं मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है, तो लेस प्योर है। इसीलिए देखो चारों भी टाइप्स में से, चारों भी मेथड्स में से जो फर्स्ट है दैट इज स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस ना, स्टीम रिफॉर्मिंग विथ हाइड्रोकार्बन, ये मोस्ट प्रेफर्ड है, ठीक है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला गया एंड एग्जाम्स में भी आपको यही आएगा। बाकी सब जस्ट प्रोसेस है, लेकिन इतना प्योर उसके अंदर हाइड्रोजन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। सो इन दिस प्रोसेस एसिडिफाइड वाटर और अमोनिया इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। इन दिस प्रोसेस एसिडिफाइड वाटर और अमोनिया इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। यहाँ पर अब हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एसिडिफाइड वाटर और अमोनिया, ठीक है। तो जो वाटर है आपका, डायरेक्टली हम वाटर को ब्रेक करेंगे, क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, और NH3 को ब्रेक करेंगे तो 3 टाइम्स H2 प्लस N2, यानी हाइड्रोजन तो हमें मिल रहा है, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ऑफ कोर्स यस करेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, कॉस्टली मेथड, एडवांटेजेस में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, हाँ डिसएडवांटेजेस में आएगा कॉस्टली मेथड तो, एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ज़्यादातर इसके डिसएडवांटेजेस ही हैं। एंड हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, डिसएडवांटेज को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिसएडवांटेज लिख दिया, आप ये लिख लेना, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है कि प्योर हाइड्रोजन मिलता है हमें, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन है, लेकिन हाँ इतना भी प्योर नहीं है जितना आपको स्टीम रिफॉर्मिंग के अंदर मिल जाता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली मेथड है एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन गैस क्या है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक बाय क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक है। आपको पता है क्रैकिंग प्रोसेस क्या है, जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता दिया है। तो H2 गैस क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक बाय क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ नेचुरल गैस और हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन, यानी कि जब क्रैकिंग प्रोसेस होता है नेचुरल गैस या हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, तब हमें जब हम कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन करते हैं तब हमें H2 गैस मिलता है, ठीक है। तो गैसियस फ्यूल एज CNG, ओके तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए उतना ही लिखा हुआ है। देखो जैसे कि ये 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो ऊपर के 2 आए भी तो आप उतना ही लिख दोगे तो मतलब बहुत है। थर्मल डिकम्पोजिशन का इतना बिल्कुल कुछ है नहीं, रिएक्शंस वगैरह भी नहीं है, जस्ट आपका क्या कंटेंट है कि जो H2 गैस आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ब्लैक इन क्रैकिंग प्रोसेस। किसका क्रैकिंग प्रोसेस, नेचुरल गैस और हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है ना। तो उसी से हमें जो H2 गैस मिलती है वही आपका प्रोसेस है, कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब गैसियस फ्यूल एज CNG, तो कंपोजिशन ऑफ CNG क्या है आपका, CH4 मीथेन प्रेजेंट है जो कि 80.5% है, हाइड्रोजन और C2 to C4 कितना है 10% है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 1% है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ CNG, अगर ये क्वेश्चन आया CNG रिलेटेड, ठीक है, तो आपको यही लिखना होगा। प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ CNG मेंशन कर दिया हमने, CH4 दैट इज 80.5 एंड H2 एंड C2 to C4 वैल्यू है 10% एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है 1%। प्रॉपर्टीज ऑफ CNG क्या क्या आ जाएंगी, एक तो आप C भी लिख सकते हो, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG कितनी है 13,000 कैलोरी पर लीटर,
ठीक है। 13,000 कैलोरी पर लीटर हो जाती है आपकी CV ऑफ CNG। इट बर्न्स कंप्लीटली, आपकी जो CNG है वो कंप्लीटली बर्न होती है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं मॉडर्न एजेस के अंदर। इट हैज़ हाई इग्निशन टेम्परेचर और पॉइंट, ठीक है। तो टेम्परेचर या फिर इग्निशन जो है उसका इनिशियल टेम्परेचर बर्न करने के लिए वो हाई यूज़ होता है। एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, फॉर मेकिंग कार्बन ब्लैक एंड H2 गैस भी CNG का यूज़ होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाइड्रोजन एज अ फ्यूचर फ्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन को आप एज अ फ्यूचर फ्यूल कैसे यूज कर सकते हो वो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप ये अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो, आई नो, लेकिन आपको मैंने मेंशन कर दिया है। देखो, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल कैसे, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर कटिंग ऑफ मेटल में हाइड्रोजन यूज होता है, वेल्डिंग ऑफ मेटल में यूज होता है, एनालाइजिंग ऑफ मेटल, एनालिंग ऑफ मेटल, फैब्रिकेशन पर्पस, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के अंदर रिलेटेड टू मेटल, वहां पर आप हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। एनालिंग है वो, ठीक है, कटिंग, वेल्डिंग, एनालिंग ऑफ मेटल एंड फैब्रिकेशन पर्पस। रॉकेट फ्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन यूज होता है एंड बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। सो लिक्विड हाइड्रोजन इज अ बेस्ट फ्यूल फॉर रॉकेट्स एंड मिसाइल, ठीक है। फिर फ्यूल सेल में भी हमने पढ़ा हुआ है कि H2 गैस ही यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल टू गिव इमरजेंस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर तो हाइड्रोजन इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस केमिकल्स ऑल्सो, ठीक है। देन हाइड्रोजन एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूजफुल है ये हमने मेंशन कर दिया, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में यूजफुल है, फॉर कटिंग, वेल्डिंग, एनालिंग पर्पस ऑफ मेटल एंड फैब्रिकेशन पर्पस। रॉकेट फ्यूल के अंदर भी लिक्विड हाइड्रोजन ही बेस्ट फ्यूल माना जाता है, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के अंदर। फ्यूल सेल हमने पढ़ा हुआ है, वहां पर भी हाइड्रोजन यूज होता है टू गिव इमर्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रोजन यूज होता है फॉर फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस केमिकल्स, एंड हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आपका यहाँ पर चैप्टर होता है, यूनिट होता है खत्म, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है आज का, मैंने इसीलिए, देखो अब मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 साथ में लेती तो 2 घंटे तक की वीडियो हो जाती, आपके लिए भी मतलब डिफिकल्ट एंड मेरे लिए भी डिफिकल्ट इतना बोलना, तो बस इसीलिए आई होप कि मैंने दोनों पार्ट्स में आपको यूनिट 4 जो है केमिस्ट्री का वो कवर कर दिया है। फ्यूल्स चैप्टर है, इजी है, लेंदी है, आई सेड, मैंने बहुत बार बोल दिया लेंदी है, लेकिन हाँ इजी है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ में आ गया है। अब आपका क्या काम है, रिवाइज करना काम है, आपको एग्जाम्स में ये परफेक्टली याद रह जाएगा। तो रिवाइज करने के लिए आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो बाय टेकिंग द मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, ठीक है। एंड यस, आप जब परचेस करोगे तो आपको एंडसेम के लिए हर सब्जेक्ट का वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा, हैंड रिटन मेरे ही नोट्स हैं जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, एंड ये भी और क्या कहते हैं जो थोड़े और इंफॉर्मेटिव नोट्स हैं जिनको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो भी मेंशन्ड है वहाँ पर, ठीक है। तो जिनको डीकोड्स वगैरह चाहिए वो भी मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पर जो है अपलोड कर दूंगी, मेंबर्स, ठीक है, उनके लिए मैसेज है। एंड हाँ, आपको केमिस्ट्री का यूनिट 3 यूनिट 4 कवर हो जाता है, यहाँ पर 5 और 6 बचेगा, हम वो भी कवर कर देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं। BXC भी लेके आएंगे एंड हमारा ग्राफिक्स भी ऑलरेडी चल ही रहा है, BXC के भी मैंने 2 यूनिट्स कवर कर दिए हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। एग्जाम्स के डेज पर डिपेंड मत रहो, पहले से पढ़ लो, आगे एग्जाम्स के टाइम बस रिवाइज करने का काम ही रखो, आई विल प्रिफर दैट। लेकिन आई नो ये भी वीडियो लोग एंड टाइम पर ही देखने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका, आप भी पढ़ो, मैं भी आगे की वीडियो की प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, बस आपका सपोर्ट ही दिखना चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं मिलता है, और कुछ भी मतलब मेरे दिल से यही है कि बस आपका यूज़, मतलब आपकी हेल्प करूँ, आपके यूजफुल कंटेंट बनाऊँ मैं, ठीक है। तो बस आपको आगे तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।